इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, हम लोग आज टेस्ट 113 के प्रश्नों को देखेंगे। एक छोटी सी चीज आप लोग समझ लीजिएगा, 112 का जो कल टेस्ट हुआ था उसके 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपके बीच मैंने बताया था, वहां पर हमने क्या कहा था आपसे, डुप्लेक्स लैप है। कैसी वाइंडिंग है? डुप्लेक्स लैप। तो डुप्लेक्स लैप में आप याद रखेंगे ए का मान 2p के बराबर होता है। यानी मेरे क्वाइल का जो कनेक्शन होता है तो क्वाइल 1 का पहला सिरा, वहां क्वेश्चन में क्या था, एंड सिरा, तो क्वाइल 1 का पहला सिरा हमारे किससे जुड़ा होता है, याद रखिएगा 1, और उसके बाद कितने का गैप के बाद दूसरा सिरा क्वाइल का चालू होता है, इसके बाद 2 का गैप। तो कल जो मैंने परिचर्चा आपसे की थी, मैंने आपको बताया था कि 2 का गैप रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एंड की बात कर रहा है। तो जब एंड की बात करेगा तो 2 का गैप होगा, तो 1 + 2 बराबर क्या होगा, 3, यानी तीसरे क्वाइल से क्या होगा, मेरा एंड सिरा जुड़ेगा साहब। यानी तीसरा जो सेगमेंट का सेक्शन है जहां पर आपका ये कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस 20 नंबर का आंसर किसको लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में। यदि तीसरा होगा तो डी को लेंगे, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। अब आपका यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, फुल भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। अब यहां पे कह रहा है पीक लोड बाय पूर्ण भार। तो आप एक बात जानते हैं साहब कि यहां पर जो पूर्ण भार बाय शिखर भार होती है तो हमारी क्या हो गई, पूर्ण भार, अब बाय क्या है आपका, शिखर भार, यानी आपकी पीक वैल्यू। तो फुल लोड बाय पीक लोड को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए विद्यार्थी, किस नाम से जानते हैं, डायवर्सिटी फैक्टर। इसी को दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं, इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है साथियों, आप याद रखिएगा, औसत मांगों का योग। क्या होता है, औसत मांगों का योग, अब बटा क्या होता है, महत्तम भार। ये दोनों भी आपका किसके बराबर होता है, डीएफ के बराबर, डायवर्सिटी फैक्टर के बराबर। नॉर्मली विद्यार्थी जी आप जान लीजिए इसका मान सदैव क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो डीएफ का मान ग्रेटर देन क्या होता है विद्यार्थी जी, ध्यान रखिएगा, डीएफ हमेशा क्या होती है, 1 से अधिक होती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, लोड फैक्टर ये क्या होता है, एवरेज लोड बाय पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड। आप इसको क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड कह सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए एवरेज डिमांड तो आप समझ रहे हैं, नॉर्मल जो हमारी डिमांड होती है। डिमांड फैक्टर डीएफ को से कहते हैं मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। ये क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। तो यह भी हमारा जो होता है 1 से कम ही रहा करता है। विषम परिस्थिति ऐसी होगी जब सब लोड को चालू कर दीजिएगा तो बराबर भी हो जाएगा, लेकिन उसकी संभावना कम रहती है। इसलिए यहां उत्तर हम किसको लेंगे साहब, ऑप्शन नंबर ए हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं विद्यार्थी, यहां जो आपको बताया गया है उसको लेकर आप आगे बढ़िए, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए आगे बढ़ें। प्रखाचों की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्लॉट्स, क्या हो गया, नंबर ऑफ स्लॉट्स। अब बटा कह रहा है नंबर ऑफ पोल। ये क्या होता है विद्यार्थी, पोल पिच होता है। क्या होता है, पोल पिच। तो याद रखिएगा, प्रखाचों की संख्या, स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या, इसको किस नाम से जानते हैं, पोल पिच के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया साथियों। और नॉर्मली पोल पिच का मान क्या है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए 180 होता है, और 180 ही क्वाइल पिच होता है, तभी फुल पिच वाइंडिंग होती है। अगर क्वाइल पिच 180 से कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगी, शॉर्ट पिच कहलाएगी। आप लोगों को याद है फुल पिच में केपी पिच फैक्टर का मान 1 के बराबर होता है, शॉर्ट पिच में पिच फैक्टर केपी का मान 1 से कम होता है। शॉर्ट पिच का यूज क्यों करते हैं, तो हार्मोनिक्स को कम करने के लिए करते हैं। शॉर्ट पिच में क्या फायदा होता है, कॉपर की बचत हो जाती है, ठीक है। चलिए क्या रिपल फैक्टर, किस केस में,
किस केस में पूछ रही है? खाली मल्टीपल फैक्टर से नहीं ना होगा। हाँ, मल्टीपल फैक्टर किस केस में? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी होता है, जहां हम रेंज को बढ़ाने का काम करते हैं, वहां भी m होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। और अगर तुम न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में पूछ रही है, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में पूछ रही है, तब हमारे नॉर्मल स्टेटस पर वह 1 होता है। विखंडन जब करवाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हम मंदन करके उसको 1 से कम रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, और हम लोग जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मंदक वगैरह भी वहां पर लगाकर रखते हैं, ताकि आपका क्या हो जाए, चेन रिएक्शन तो हो, लेकिन वह चेन रिएक्शन कैसी हो, नियंत्रित चेन रिएक्शन हो। तो वैसी परिस्थिति में 1 से कम रखने का प्रयास होगा। सामान्य परिस्थिति में 1 के बराबर होता है और असामान्य स्थिति में 1 से ज्यादा होता है। तो हम लोग मॉडरेटर यूज करके उसको क्या करते हैं, घटाने का प्रयास करते हैं। किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से उसकी दूरी के आज ही चर्चा किया है। देखिए क्वेश्चन टकरा गया। ई क्या होता है साहब? आई के समानुपाती होता है। ई क्या होता है साहब? 1/d² के समानुपाती होता है। ये दोनों बातें कहां से मालूम चलती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ से। आपका इल्यूमिनेशन का कौन सा लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ से ये दोनों बातें मालूम चलती है। बाकी एक आपका और लॉ होता है, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ से क्या मालूम चलता है? ई आपका समानुपाती कॉस थीटा के होती है। इस दोनों को जोड़ करके क्या लिखेंगे? ई बराबर आई बटा d² कॉस थीटा होता है। बाकी अगर हम लिखें, अगर साहब जी कौन सा रूल लिखें? कोसाइन क्यूब। हाँ, कोसाइन क्यूब के कंसेप्ट पर अगर चलें तो आपका ई बराबर हो जाएगा आई बटा h² कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यानी यहां से आप सीधे क्या कह सकते हैं, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती गलत है, वर्ग के सीधे दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम, यही तो सही है, ये सब गलत है। तो व्युत्क्रमानुपाती शब्द आ गया वर्ग का, वो यहां मिल रहा है। राइट आंसर बी नंबर। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, यह जो तस्वीर आपको दिखाई गई है किसकी दिखाई गई? यह तस्वीर हमारा क्या है? एयर कोर पोटेंशियल करंट ट्रांसफॉर्मर विथ 2 कोर। ऐसा इसीलिए साहब, आप जानते हैं हमारी जो सीटी होती है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? हाई करंट को मापने के लिए करते हैं। और आप याद रखिएगा, मेरी सीटी कैसी ट्रांसफॉर्मर होती है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। आप सब जानते हैं इसके सेकेंडरी से किसको जोड़ते हैं? सेकेंडरी से आपका अमीटर जुड़ा होता है। कितने का साहब? 3 से 5 एम्पियर का मीटर जुड़ा होता है। और प्राइमरी में आप जानते हैं टर्न क्या होती है? बहुत कम। मोटा मोटी हम लोग 1 टर्न रखने का प्रयास करते हैं, तभी तो हमको प्राइमरी का टर्न और सेकेंडरी का टर्न मालूम होता है। यानी आपको N1 मालूम होता है, N2 मालूम होता है, I1 आपको निकालना रहता है, I2 आप अमीटर से निकाल लेते हैं। यहां जो है आपको यहां कौन सा रिलेशन हमको सेट करना होगा? I2/I1 का सेट करना होगा। अब यहां से हम I1 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? N2I2 बटा N1 करके हम आराम से हाई करंट I1 को निकालने में सक्षम हो जाते हैं विद्यार्थी। तो यह आपका 2 कोर वाली क्या है? धारा ट्रांसफार्मर का प्रदर्शन किया गया है। चलिए आगे बढ़ें। विद्युत चालन के मामले में 3 बलाघूर्ण संबंध वृत्तपात थर्ड, यानी आपका क्या रहा? स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप से अगर आप देख रहे हैं तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे व्यक्त किया जाएगा? विद्यार्थी आप सभी लोगों को ये मैंने बताया था कि हमारी जो क्वाड्रेंट होती है उस क्वाड्रेंट पर अगर हम आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मेरी मोटरिंग होती है। कौन सी मोटरिंग? फॉरवर्ड मोटरिंग होती है। इसका जस्ट उल्टा यहां क्या होती है? रिवर्स मोटरिंग होती है ना। और इसमें आपका क्या होता है? फॉरवर्ड
ब्रेकिंग होता है। और जस्ट उल्टा यहां आइए तो रिवर्स आपकी क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। तो साथियों जब फॉरवर्ड मोटरिंग होगी और रिवर्स मोटरिंग होगी तो डायरेक्शन मेरा अपोजिट होगा, माइनस होगा, टॉर्क मेरी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। टॉर्क मेरी क्या हो जाएगी विद्यार्थी, ऐसे केस में याद रखिएगा मेरी टॉर्क थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब यहां से स्पष्ट हो गया। आए जरा क्वेश्चन पर, कह रहा चालन या मोटरीय चालन ऋणात्मक गति प्रदान करता है और बलाघूर्ण के साथ क्या होता है मेरे टॉर्क में, यानी निगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में गति फिर बढ़ती चली जाएगी, उसी को रिवर्स मोटरिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हम लोग एक को ही लेकर चलेंगे विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। हमेशा याद रखना सेकंड फोर्थ एक दूसरे का अपोजिट, पहला तीसरा एक दूसरे का अपोजिट। डैश का उपयोग वैक्यूम क्लीनर में किया जाता है साहब। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का करते हैं। वैक्यूम क्लीनर आप लोगों ने देखा ही होगा, हाई स्पीड पर जो है उसका संचालन होता है और उसके माध्यम से हवा के प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, निश्चित रूप से साथियों साफ सफाई का काम करते हैं। और सब लोगों को बिल्कुल याद हो गया है, यूनिवर्सल मोटर हमारी सिंगल फेज एसी सीरीज मोटर होती है, एसी डीसी दोनों पर चलती है। टॉर्क भी इसका उच्च होता है, स्पीड भी इसका 3000 से 14000 मिक्सर ग्राइंडर में, बाकी 25000 से भी ज्यादा हम कर सकते हैं। इसी का प्रयोग ड्रिल मशीन में भी करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में इसको 400 से 600 वोल्ट 600 वाटेज की जरूरत पड़ती है ना। एवरेज की बात करें तो 400 वाट पर आप टिक लगा सकते हैं साहब। इसमें कम्यूटेटर कार्बन ब्रश भी रहता है, ठीक है साथियों। यहां पर भी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं किसकी तरह होती हैं, डीसी मशीन सीरीज मोटर की तरह होती हैं। लेकिन हम इंसुलेशन वगैरह को इंप्रूव करके इसको इस्तेमाल किस पे कर लेते हैं साहब, सिंगल फेज एसी पर भी कर लेते हैं। किसी पर करिए टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। यह सब लोगों को याद है और याद रखना है। पारंपरिक विद्युत उत्पादन की तुलना में कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है। साहब जी कह रहा है जो आपका पारंपरिक था, यानी आपका कोयला से बिजली था साहब, ठीक है, उसकी अपेक्षा में आज जो आप लोगों ने नॉन कन्वेंशनल की तरफ आगे बढ़े हैं, तो एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, पारंपरिक में जो भी ईंधन होता था उसको खरीदना ही पड़ता था नॉर्मली, और जो अपारंपरिक है उसको हमको मुफ्त में मिलता है, ठीक है। और आपको उसके भंडार भी असीमित है साथियों। ये 100 साल में खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश से जो आप विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं, आप पवन से विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं, समुद्र की लहरों से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, पृथ्वी के अंदर के गर्मी जियोथर्मल से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये सब किसके अंदर आता है साहब, गैर पारंपरिक के अंदर आता है, नॉन कन्वेंशनल के अंदर आता है। अब कह रहा कौन सी बातें यहां पर गलत है विद्यार्थी जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा। जो गलत बात है वो क्या है, रख रखाव परिचालन की लागत कम है, ये तो बहुत उचित नहीं लग रहा है। आधार लोड मांग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बेस लोड के लिए संयम नहीं करते, ठीक है। और यहां भी बात सही है कि भाई लागत इसमें कम आता है क्योंकि ईंधन का कोई खर्चा ही नहीं है, परिचालन में अधिक विश्वसनीय है। ये बात थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको धोखा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, काहे धोखा हो जाएगा, तो जब मान लीजिए धूपे नहीं निकला है, अभी 2 दिन से आप लोग मौसम गड़बड़ा दिए हैं, ठीक है, अब धूप ही नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, आपका सेल चार्ज ही नहीं हो पाएगा, तो परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी परेशानी रहती है, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। बाकी प्रदूषण वगैरह तो इससे एकदम में नहीं एक बराबर होता है। सोलर से क्या प्रदूषण है, एयर से क्या प्रदूषण है, जियोथर्मल से क्या प्रदूषण है, वाटर से क्या प्रदूषण है, कोई प्रदूषण नहीं है साहब, एकदम स्वच्छ आप लोगों को बिजली देने का काम करता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह पूछ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। अब चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, बायोगैस सबसे पहले आप जानते हैं क्या होता है विद्यार्थी जी। बायोगैस जो होता है वह आपका साहब गोबर है, सड़े गले पदार्थ हैं। अभी जो इथेनॉल वगैरह आया है, चावल आप लोग खाते हैं, केला खाते हैं, छिलका उसका सड़ गया, उसको कचरे में डाल देते हैं, वही सब सड़े गले पदार्थों से हमको यह प्राप्त होता है। 70% नवयुवक, 70% बायोगैस में क्या होता है जल्दी बताइए, 70% मीथेन होता है। सांध आपकी बदबूदार होती है। साहब जी आप ध्यान रखिएगा, कह रहा कौन सा बात सही है, तुलनात्मक रूप से सरल होता है, आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, सही बात है साहब।
उसके बाद कह रहा कचरा, घरेलू कचरा, जैव कचरा का निपटान होता है और उसको प्यूरिफाई करके अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, डिमिनिश करते हैं और तब इसका यूज करते हैं। डिस्पोजल करने के बाद भी कोई पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती। अच्छी बात है। लकड़ी का उपयोग को कम करता है और कुछ हद तक, बिल्कुल सही बात है साहब, जितना बर्बादी है उसी से आप काम ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इतनी सारी बातें आपकी सही है। ये कह रहा टैंक जहां बायोगैस संग्रहित किया जाता है, कभी अरे सड़न होगा तभी तो पैदा होगा जी, बिना सड़न के मीथेन गैस मिल कैसे सकता है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है साहब। राइट आंसर है 1 2 3। तो सही पूछ रहा है तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3 बी नंबर सही हो जाएगा। गलत पूछता तब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को लेकर आगे बढ़ते। यहां सही पूछ रहा है इसीलिए हम लोग बी नंबर को लेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि जिस टैंक में कूड़ा कचरा को रखते हैं वहां से सड़न का एकदम बदबू नहीं आता है, फ्रेश हवा रहता है, बेड लगा के सो सकते हैं। बायोगैस प्लांट के पास रात में इसको सुलवा दीजिएगा, ठीक है ना। तब कल बताना जी कैसा रहा है, ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ चलिए साहब, अनुभवी लड़का है, रिसर्चर है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 कला प्रेरण मोटर का स्टेटर। अब साहब जी जब 3 फेज है तो समझ रहे हैं ना कि जब 3 फेज है तो डीसी इसके जैसा कहां से मिलेगा, 3 फेज अल्टरनेटर के साथ मैच करेगा। ये देखिए हमारी क्या है साहब, 3 फेज हमारी क्या है, स्क्वायरल के इस टाइप की आपकी क्या है, इंडक्शन मोटर है। आप देख रहे हैं इसका जो स्टेटर है उसके अंदरूनी हिस्से में आपने क्या किया है, फ्रेम के भीतर जो हमारा स्टेटर कोर है उस पे चश्मा वाले विद्यार्थी जी यहां ध्यान दे दीजिए। 5 मिनट के बाद निकल जाइएगा बाहर, अच्छा से बातचीत रूम पर चले जाएगा, रात में वहीं भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, वही भोजन व्यवस्था। किस जिला में घर है, औरंगाबाद है, नवादा है। आप विद्यार्थी जी हाजीपुर के, बताइए तो गड़बड़ हो गया, हाजीपुर उधर नवादा, दिक्कत वाली बात है। लेकिन चलिए सांसद जी एक ही हैं तो मिला जुला काम चल जाएगा, ठीक है ना, सत्ता पक्ष के ही हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं। तो यहां पर हमारा जो कोर था, फ्रेम था, योक थी, ठीक है, उसके कोर में आप क्या करते हैं, स्टेटर के कोर में 3 फेज वाइंडिंग आप करते हैं, चाहे आपका स्टार में करना हो चाहे डेल्टा में करना हो, और इसको आप डायरेक्ट सप्लाई 3 फेज का देते हैं। अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर के स्टेटर में भी 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, वहां सप्लाई दी नहीं जाती, वहां 3 फेज की ली जाती है। उसमें भी रोटर रोटेट करता है, यहां भी रोटर रोटेट कर रहा है, लेकिन वो रोटर चुंबकीय क्षेत्र विकसित करता है और हमको क्या देता है साहब, बिजली देता है। और यहां का रोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन जो स्टेटर की संरचना है वो बिल्कुल किससे मिल रही है, आपके अल्टरनेटर से मिल रही है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। मधुबनी का विद्यार्थी था, अब्सेंट होता था, पूछते थे जी क्यों नहीं आया, तो बुआ कहता था सर भाईजी बुला लिए थे रूम पर, उन्हीं का डेरा पर रात में रह गए थे, ठीक है ना, इसीलिए सो नहीं पाए। तो भाईजी बोले जो आज छोड़िए 2 क्लास कल जाना। ये नहीं है, वो दूसरा विद्यार्थी है, वो चला गया, कंप्लीट करके कोर्स चला गया। तो मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का लड़का सबको भाईजी ज्यादा बुला लेते हैं, तो आप भी आज भाईजी के डेरा पर रुक जाइएगा, ठीक है ना, नाश्ता वगैरह व्यवस्था वहीं हो जाएगा, भोजन वगैरह। चलिए साहब अच्छा से भारत गपशप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकर्षण प्रवर्तन प्रेरण चल सिंगल फेज मोटर, मतलब साहब कह रहा है रिपल्सन, स्टार्ट, इंडक्शन, रन सिंगल फेज मोटर। अब इसमें जो है साथियों, नाम के संस्कार से हम लोग भी सोच लेते हैं यहां पर भी 2 वाइंडिंग होगी, एक रनिंग होगी एक स्टार्टिंग होगी, लेकिन यह हमारी भूल होती है। यहां वाइंडिंग 2 नहीं होती है, एक ही वाइंडिंग होती है। लेकिन साहब आपका क्या होता है, कार्बन ब्रश वगैरह होता है, बाकी सब एसेसरीज हमारा रहता है, समझे कि नहीं। तो इसके बारे में कह रहा गलत कथन को चुनिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा साहब, 2 स्टेटर कुंडली प्रवर्तन और चालन कुंडली होती है। ये बात विद्यार्थी जी अनुचित है। बाकी कम्यूटेटर लगाते हैं, डीसी आर्मेचर के समान व्यवस्था रहती है, 75% पर पहुंचने के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ होता है, ये सब चीज है। लेकिन वाइंडिंग यहां पर क्या होता है, एक होता है, 2 नहीं होता है।
इस तरह का क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो फंसाने का काम करता है। ड्रीम 11 साहब इसको याद कर लेना है, बाकी सभी छात्र भी क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, एयर सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। साहब, एयर सर्किट ब्रेकर के नाम से ही संस्कार समझ में आ रहा है। यह क्या करेगा, हवा के वजह से मेरे आर्क को डिमिनिश करने का काम करेगा। जब मेरी कॉन्टैक्ट सर्किट से टूटती है तो वैसे समय में एक्सेसिव करंट के कारण जो आपका स्पार्क होता है, उस स्पार्क को, उस चिंगारी को बुझाने का काम किसके द्वारा करेंगे आप, यहां पर हवा के द्वारा करेंगे। साथियों याद रखिएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी तक होती है, 400 केवी तक होती है। कितने तक होती है, 400 केवी तक होती है अगर एयर ब्लास्ट आता है तो। लेकिन ये एयर सर्किट ब्रेकर है। अब इसमें गलत कथन क्या है, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लो आर्क एनर्जी के कारण बार बार सर्किट आपका ट्रिप हो रहा है, तब इसका यूज करते हैं। ये दोनों बातें सही है। आर्क कूलिंग इज मोर इंटेंस, ठीक है, जल्दी आर्क बुझ जाता है। लेकिन साहब, धारा के अलग अलग मानों के लिए आर्क की कालावधि समान नहीं होती, ये गलत बात है साहब। यानी आर्क बुझाने का टाइम पीरियड आपका बहुत लंबा, बहुत कम हो जाता है अलग अलग कंडीशन पर, यह उचित नहीं है। धारा कम हो या ज्यादा हो, इसके जो साहब आर्किंग पीरियड है वह हमारा निर्धारित हुई होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी आधा घंटा बाद ट्रिप करे और कभी 1 मिनट में ट्रिप करें, तो ये बातें साहब उचित नहीं है। करंट के मैग्नीट्यूड के आधार पर इस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। यह आर्किंग पीरियड इसकी क्या होती है, बुझाने का समय अंतराल न्यूनतम ही रहता है। ऐसे भी फ्यूज से तो ज्यादा ही होता है, आप लोग तो जानते ही हैं। दुनिया की कोई भी सर्किट ब्रेकर है, मेरा आंसर सी माना जाएगा। दुनिया की कोई भी सर्किट ब्रेकर है, उसका हमेशा संचालन समय, ऑपरेटिंग टाइम फ्यूज से कम ही हुआ करता है, लेकिन विश्वसनीय होता है, भरोसेमंद होता है, क्षमतावान होता है। इन्हीं कारणों से उसका हम प्रयोग ज्यादातर किया करते हैं और दोबारा से अदलने बदलने का प्रक्रिया करना नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। आगे कह रहा है SF6 परिपथ वियोजक में SF6 गैस का डैश प्रवाह अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क पथ में डैश का तीव्रता से अवशोषण करता है और आवेश वाहकों के रूप में प्रभावी होता है। आवेश वाहक मतलब क्या हो गया, आपका साथ फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने में सक्षम होता है। आप सब जानते हैं हमारा बहुत ही पॉपुलर क्या है विद्यार्थी जी, बहुत पॉपुलर आपका सर्किट ब्रेकर है SF6। हम लोगों ने इसका प्रयोग बहुत ज्यादा विद्यार्थी जी किया है। आप जरा ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रेशर आप क्या देते हैं, 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो क्या होगा, दाब यहां पर क्या होगा, उच्च दबाव प्रवाह के अचल ऋणात्मक आयन बनने के कारण आपकी किसको रिलीज करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है आवेशन के लिए, और तब यह सर्किट के संबंध को क्या करता है, साहब ब्रेक कर पाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ये मेरा साहब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। सभी सिस्टम में आप जानते हैं एक मूविंग एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स अपने जगह पर होता है, मूविंग आगे पीछे। तो यहां मूविंग कॉन्ट्रैक्ट ये है साथियों, और इधर आपका इनलेट में SF6 गैस है, और SF6 गैस इस आर्क चेंबर में जब पहुंचता है तो नेचुरली हमारी क्या होती है, सर्किट के ब्रेक होने के दौरान आपकी आर्क चिंगारी के उत्पन्न होने को हम समाप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। क्लियर। चलिए विद्यार्थी, ट्रांसमिशन लाइन की कार्य कुशलता कब बढ़ती है साहब, आप सब जानते हैं V बराबर I cos phi होता है। सरकार अब यहां ध्यान दीजिएगा, I बराबर क्या लिखिएगा, I बराबर क्या लिखिएगा, V बाय cos phi लिखिएगा ना साहब। यानी आप यहां से क्या समझ पा रहे हैं, 1 मिनट विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। P बराबर VI cos phi, थोड़ा मिस हो गया लिखने में, P बराबर क्या होता है, VI cos phi। अब यहां से हम I की बात करें तो I बराबर क्या होगा, P बाय V cos phi। अब पढ़े लिखे विद्यार्थी आप जानते हैं cos phi मेरा क्या है, पावर फैक्टर है, भी मेरा क्या है, वोल्टेज है, सब लोगों को मालूम है। और आपका जो लॉसेस होता है वह लॉसेस I स्क्वायर R ही ना होता है। यदि I को आप कम कर दीजिएगा तो लॉस आपका कमेगा कि नहीं कमेगा। अब रिलेशन क्या देख रहे हैं, मेरा I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोल्टेज यहां हो रहा है, मेरा I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर फैक्टर यहां हो रहा है। मेरी पावर फैक्टर बढ़ती है तो मेरा करंट घटता है, मेरा करंट घटता है तो मेरा लॉस घटता है, लॉस
लॉस घटता है तो दक्षता मेरी बढ़ती है, मेरा वोल्टेज बढ़ता है, करंट घटती है, करंट घटती है तो लॉस घटता है, लॉस घटता है तो दक्षता बढ़ती है। यानी कार्यकुशलता कब बढ़ेगी? जब वोल्टेज पावर फैक्टर दोनों बढ़ेगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी। अब वोल्टेज पावर फैक्टर घटेगा, कार्यकुशलता घटेगी। चलिए साहब, आगे बढ़ते। बड़ा अच्छा प्रश्न विद्यार्थी जी। कह रहा है कौन सा भारतीय विद्युत अधिनियम उदासीन चालक की पहचान और स्विच के कटआउट की स्थिति को बताता है? नियम 32 बताता है। अब जरा आइए, नियम 52 क्या कहता है, नोट कर लीजिए कागज पर। नियम 52 कहता है दोष के संबंध में जांच के लिए जो इंस्पेक्टर आता है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, हालांकि वो सब मैनेज हो जाता आप लोग जानते ही हैं, तो दोष के संबंध में इंस्पेक्टर से अपील के बारे में सूचना कौन दे रहा है? उससे संबंधित कौन है? रूल 52। रूल 40 जो है वह गली एवं सड़क में, याद रखिएगा, गली एवं सड़क में आप क्या लगाते हैं? स्ट्रीट लाइट लगाते हैं। तो स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्ट्रीट लाइट बॉक्स से संबंधित होता है। उसको कैसे स्थापित कीजिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, उससे रिलेटेड है। नियम 28 जो है आवश्यकताओं के फॉर्म से संबंधित है। यानी आपका क्या है? आवश्यकताओं के फॉर्म यानी रूप से संबंधित है। अब ये क्या भाषा हुआ, जरा इसको समझिए। आपकी जरूरत सबकी अलग अलग होगी। किसी को कलम की जरूरत है, किसी को कॉपी की जरूरत है, किसी को स्विच की जरूरत है, किसी को मान लीजिए कि जरूरत है कि भाई हमारे दरवाजा पर लाइट नहीं आ रहा है, किसी को जरूरत है कि हमारे खेत में सिंचाई नहीं हो रहा है। तो जिस भी कस्टमर को, जिस भी कंज्यूमर को जिस जिस तरह की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की कैटेगरी को इलेक्ट्रिकल पर्पस में अपनी आवश्यकता को पूरा करवाने के संबंध में जो व्यवस्था है वो कौन है? रूल 28 है। समझ गए? क्या विद्यार्थी? नहीं विद्यार्थी जी, फॉर्म से संबंधित है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। स्ट्रीट हाइट कितना हाइट पे? क्या? उस पोल पे ऊपर से कम हमको 3 फीट नीचे करना चाहिए। हाँ विद्यार्थी, क्या? अर्थ वायर का कितना होता है ये भी हमको ध्यान नहीं है विद्यार्थी जी। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1951 के हिसाब से चलते हैं। 33 नंबर होता है भू संपर्कित टर्मिनल के लिए, ठीक है। 55 होता है कंज्यूमर के फ्रीक्वेंसी में ±3% के परिवर्तन के लिए, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग रूप होता है। अभी जो दिया है उतना का यहां पर डाटा है। नियम बहुत है, समझ गए? उसको हम एक दिन बता देंगे आप लोगों को, उसको याद करना पड़ेगा। चलिए, आवश्यकताओं के फॉर्म यानी रूप, जरूरत, आप समझ लीजिए यहां पर फॉर्म को सीधे समझ लीजिए। जरूरत, आपका आवश्यकता, आपका जरूरत, आपकी रिक्वायरमेंट किस हिसाब से है उसको आधार मान करके तब जो व्यवस्था की जानी है उससे संबंधित आपका क्या है? आई नियम 28 है। ज्वारीय पावर प्लांट के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। ज्वारीय में आप जानते हैं समुद्र की लहरों के माध्यम से हम क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। और ये ज्वार जो उत्पन्न होता है अमावस्या और चांदनी रातों में ज्यादा करके आपको मिलता है साहब। और समुद्र के पानी का कभी हाइट बहुत ऊपर चला गया, ये हलचल जो आपकी बनी रहती है लंबे समय तक, तो हम लोग इसमें ट्विन
टरबाइन का यूज करते हैं, उधर बढ़ा तो इधर, उधर घटा तो इधर, हम दोनों डायरेक्शन से फ्लो करके तब टरबाइन चला करके इस्तेमाल करते हैं। इसके माध्यम से न्यूनतम बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है वह समुद्री एरिया के लोगों को ही हम बिजली देने का काम किया करते हैं, लेकिन इसमें भी पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है साहब। अब यहां गहरे समुद्र के पानी में ज्वारीय शक्ति, ठीक है साहब, कह रहा कौन सा, गलत ना, तो ठीक है, कोई तरल या ठोस प्रदूषण नहीं, सही बात है, अक्षय ऊर्जा है, कभी खत्म नहीं होगा साहब। गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए, मछली प्रवास की कठिनाइयों से बचने के लिए हम घेरा लगा देते हैं, ये उचित नहीं है साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। क्या अंदर नहीं, समुद्र के सतह पर प्लांट लगाते हैं कि भीतर में थोड़ी लगाते हैं। हाँ वही तो किया है, देखो यहां पर जो हमने हाई क्या बनाया है, डैम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ना, जो आपका पानी है इस तरफ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, और उस पानी के प्रवाह को यहां से हमारा चैम्बर है, इससे पानी आ रही है, मेरा टरबाइन घूम रहा है, इससे हम कपल कर दिए हैं, ठीक है। अब यही पानी कई बार क्या होता है, ट्विन सिस्टम लगाते हैं, अब अभी इधर ऊपर उठा, अब उससे इधर उठ जाएगा, अब इधर उठ जाएगा तो इधर से उधर जाने लगेगा, समझ गए। तो हम साइकिलिंग ऑर्डर जो मेरा है ये दोनों तरह का, पहले सिंगल किए थे, अब हम लोगों ने डबल कर दिया है, चाहे उधर से इधर आए तभी घूमेगा, इधर से उधर जाए तभी घूमेगा, अब फाइनली मेरा अल्टरनेटर को मैकेनिकल ऊर्जा मिलेगी, अब फिर आपका बिजली उत्पन्न हो जाएगा। स्लूइस गेट वगैरह जो लगाए हैं, देख लो ना, वाटर कंट्रोल जो आपका हाइडल पावर प्लांट का कंसेप्ट होता है, उसी कंसेप्ट पर यह चलता है। वहां पेन स्टॉक के माध्यम से प्रेशर करवा करके पानी डालते हैं, या नेचुरल प्रेशर आपका अकड़ हो रहा होता है। कौन सा भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है साहब, पेन स्टॉक जो है यह आपका पानी देने का हिस्सा है, खास करके कहां पर, तो हमारे डैम से पानी को वाटर टरबाइन पर पहुंचाने का काम कौन करता है, पेन स्टॉक करता है साहब। ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे हाइडल प्लांट का हिस्सा है, किसका हिस्सा है साहब, हाइड्रल प्लांट का हिस्सा है। बाकी प्राइम मूवर, कंडेंसर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब आपको थर्मल प्लांट में लगते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरे बॉयलर में जो पानी जाए वहां कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट नहीं हो और वह आसानी से गर्म होकर स्टीम में बदल जाए, ये ध्यान रखते हैं। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। डीसी शंट मोटर के लिए शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन कौन सा है, तो ये आपका है शंट फील्ड कंट्रोल। यहां पर हमने फील्ड में क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, और फील्ड में रियोस्टेट लगा करके आप फ्लक्स के मान को बढ़ा तो नहीं सकते, फ्लक्स के मान को सदैव घटाते ही हैं। और आप जानते हैं मेरा स्पीड विथ कर्मानुपाती मेरे फ्लक्स का होता है, मेरी फ्लक्स घटती है तो स्पीड बढ़ी हुई रहती है, हमेशा फील्ड कंट्रोल मेथड से बढ़ा हुआ स्पीड ही हमको मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां कह रहा गलत बात क्या है साहब, तो जरा देख लीजिएगा, नियंत्रण आसान प्रभावी होता है, सही है, समान से अधिक गति हमको मिलती है, ये भी बात सही है, कमजोर क्षेत्र के कारण शीर्ष गति पर न्यूनतम बलागुण प्राप्त होता है, ये भी बात सही है, लेकिन रियोस्टेट पावर का बहुत लॉस कराता है, ये गलत बात है विद्यार्थी। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि गलते खोजने कह रहा था तो गलत आपका सी है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। यही सब क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता होगा, है ना जी, इसीलिए जानबूझ करके ये सब क्वेश्चन हम दिया करते हैं। विद्युत शक्ति उत्पादन में किस स्रोत का उपयोग किया जाता है, सूर्य का करते हैं, पवन करते हैं, जल करते हैं, ईंधन में कोयला करते हैं जी, नाभिकीय करते हैं, ज्वार करते हैं, क्या उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 6 सब दे दिया है, सब कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। जल उत्थापन यानी ऊपर पानी खींचने के लिए पंप का चयन करने से पहले निम्न में से किन बिंदुओं का विचार किया जाना चाहिए। जमीन के नीचे से पानी खींचना है और खींच करके ऊपर आपका टंकी में पहुंचाना है, किस किस बात का ध्यान दीजिएगा, बताइए ड्रीम 11 साहब, क्या दिमाग लगेगा जी, व्हाट शुड बी राइट आंसर। खींचने वाले जल की मात्रा, कितना पानी खींचना है आपको, वह तल ऊंचाई कितना पर ले जाना, 5 मंजिला पर कि 3 मंजिला पर, तब ना आप 1 HP 1.5 HP 2 HP 3 HP डिसाइड करिएगा। आपका कितना टाइम में लिफ्ट करना है, पता चलेगा 4 घंटा मोटर चला रहे हैं तब जाके आधा टंकी पानी भर रहा है, तब तो परेशान हो जाइएगा। आजकल तो क्विक समय है, 15 मिनट में टंकी भर जाए तब जाके हुआ कि यहां व्यवस्था है। ये सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी।
डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। साहब, आर्मेचर नियंत्रण विधि ये हमारी है, यहां पर हमारा मोटर मशीन का आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग है, शंट मोटर है इसलिए फील्ड शंट में लगा है, और यहां हमने क्या किया, आर्मेचर के साथ एक रियोस्टेट को जोड़ दिया है। अब जरा गौर करिएगा क्या होता है, आपका ईबी बराबर होता है V माइनस IARA होता है। अब जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है साहब, तो मेरा ईबी घट रहा है कि नहीं घट रहा है? आप जानते हैं ना सरकार, मेरा ईबी समानुपाती किसके है? नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। ईबी मेरा ईबी क्या हो रहा है के बारे में आप समझ लीजिए साहब, मेरे आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नेचुरली मेरी ईबी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, बैक ईएमएफ क्या होगी, घटेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं V माइनस हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपने यह भी जाना है ईबी समानुपाती मेरे स्पीड का होता है। मेरा स्पीड, अगर मेरा ईबी घटता है तो नेचुरली मेरा स्पीड भी घट रहा है, यानी आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ा करके स्पीड को आप क्या कर रहे हैं साथियों, कम करने का काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ता है, मेरी स्पीड घट जाती है, यह बात यहां से स्पष्ट हो गई। अब आपका रियल आंसर पर पहुंचिए जरा। कह रहा केवल समान से नीचे की गति दे रहा है, बात तो सही है, रेजिस्टेंस बढ़ा करके स्पीड को कम कर रहा है, लोड परिवर्तन पर अस्थिर गति को नहीं बनाए रखने में सक्षम है। हालांकि हम जानते हैं मेरा शंट मोटर जाना जाता है कांस्टेंट फ्लक्स और कांस्टेंट स्पीड के लिए, लेकिन यदि आप वेरिएशन करते हैं लोड का तो मेंटेन नहीं रख पाता है, परिवर्तन होता है बहुत ज्यादा लेकिन थोड़ा होता ही है, यह भी बात आपका सही है। कह रहा है नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्भर के कारण कम, जिससे मोटर की उच्च दक्षता बढ़ जाती है। यह कैसे संभव है? जब मेरा हानि यहां बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो इफिशिएंसी कैसे आप बढ़ा लीजिएगा? हानि बढ़ा, लॉसेस मेरी बढ़ी तो मेरी इफिशिएंसी नेचुरली कम हो जाएगी। तो ये बातें क्या है साहब, गलत है। बाकी नियंत्रण आर्मेचर धारा के प्रवाहित के लिए अभिकल्पित है, तो हम आर्मेचर करंट को ही क्या कर रहे हैं, यहां रोकने का काम कर रहे हैं। इसकी लागत क्या होती है साहब, नेचुरली हमारी अधिक। तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।